दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रलयंकारी दानव। ये राम रेमी की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राम रेमी और दुनिया मेरी मुट्ठी में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में। अब आगे पढ़ते हैं। उधर राम पहाड़ी दर्रे के मुहाने पर विवश खड़ा पहाड़ी से चट्टानों को उस गड्ढे के ऊपर गिरते देख रहा था। फिर एकाक वह अपनी व्यवस्था पर रो उठा। रहीम मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सका, लानत है मुझ पर, बू। फिर जब चट्टानों का गिरना बंद हुआ, लेकिन अभी वह उस ढेर के निकट पहुंचा ही था कि जाओ वहीं खड़े रहो वरना भून दिए जाओगे। राम अपनी एड़ी पर उस दिशा में घूम गया जिधर से आवाज उभरी थी। तुम कौन हो लड़के, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राम हूँ, कर्नल राघव का बेटा राम। तत्पश्चात राम ने कैप्टन जुबैर को सारी बात बता दी। तब तक सेना के अन्य जवान भी वहां पहुंच गए थे। राम का परिचय पा और समस्त वृतांत सुनने के बाद कैप्टन जुबैर दुख प्रकट करते हुए बोला, हमें अफसोस है कि हमें कुछ देर पहले यहाँ नहीं पहुंच सके, वरना हम आपके दोस्त रहीम को अवश्य बचा लेते। प्लीज आप अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे पत्थरों को हटाने में मेरी मदद करें। मेरा दिल कहता है कि रहीम जिंदा है, मर नहीं सकता। कैप्टन जुबैर ने सांत्वना देने में वक्त बर्बाद करने की बजाय सैनिकों को पत्थर हटाने का आदेश दे दिया। सैनिक तुरंत काम में जुट गए, परंतु उस समय राम और कैप्टन जुबैर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने सैनिकों को बड़े बड़े पत्थरों को आराम से उठाकर फेंकते देखा। अरे, ये वे तो पत्थर ऐसे उठा रहे हैं जैसे वे गत्ते के बने हो। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। हकीकत क्या है यह भी पता चल जाएगा। कहने के साथ ही कैप्टन जुबैर आगे बढ़ा और एक सैनिक द्वारा फेंके गए बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु पत्थर को उठाना तो दूर, वह उसे हिलाने में भी सफल न हुआ। उसका वो पत्थर तो बड़ा वजनी है। फिर उस सैनिक ने इस पत्थर को आसानी से कैसे उठा लिया था, उसका आश्चर्य उस समय और अधिक गहरा हो गया जब उसने ढेर में पड़ा एक अन्य बड़ा पत्थर आसानी से उठाकर हवा में उछाल दिया। आश्चर्य, यह पत्थर तो गत्ते के डिब्बे की तरह हल्का था। आखिर यह कैसा चमत्कार है? कैप्टन जुबैर सोचने लगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जल्दी ही सैनिकों ने गड्ढे में पड़े पत्थरों के ढेर को हटा दिया। पत्थरों के हटते राम गड्ढे में पड़े रहीम के पास पहुंच गया। रहीम के नब्ज की जांच करते हुए राम का चेहरा खुशी से खिल उठा। रहीम जीवित है, उसकी नब्ज बिल्कुल साधारण गति से चल रही है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी कृपा न होती तो पत्थरों के ढेर में दबने के बाद भी रहीम जिंदा न रहता। तभी राम की नजर रहीम के दूसरे हाथ पर जा टिकी, जिसने कोहनी से कटे लोहे के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। वो ये हाथ कैसा है? कुछ सोच राम ने लोहे के हाथ को उठाने की कोशिश की, परंतु रहीम के हाथ की पकड़ लोहे के हाथ पर इतनी सख्त थी कि राम को लोहे के हाथ को रहीम की पकड़ से मुक्त कराने में पसीने आ गए। फिर वह लोहे के हाथ का निरीक्षण करते हुए गहरी सोच में डूब गया। ये हाथ रहीम के हाथ में कैसे पहुंचा? ये हाथ तो ठोस लोहे का लगता है, पर इसकी उंगली पर चढ़ी अंगूठी की ठीक वैसी है जैसे इंसानों की उंगलियों में होती है। राम ने अंगूठी को लोहे की उंगली से उतारने की कोशिश की, परंतु सफल न उसका। अजीब बात है, अंगूठी टच से मस नहीं हो रही है। आखिर यह क्या रहस्य है? फिर अचानक राम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। शादी अंगूठी चमत्कारी मालूम होती है और इसी की वजह से रहीम को दूसरी जिंदगी मिली है। शादी इसी अंगूठी की वजह से भारी पत्थरों का वजन भी गत्तों के समान हल्का हो गया था। और जब तक रहीम के पूरी तरह सुरक्षित होने का पता न चले, तब तक इस हाथ को रहीम के पास ही रखना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते राम ने लोहे का हाथ रहीम के हाथ में ही थमा रहने दिया। तभी कैप्टन जुबैर ने राम से प्रश्न किया, वह किसका हाथ है? शायद किसी देवी देवता की प्रतिमा का हाथ है जो पहाड़ में दबी हुई थी और चट्टानों के साथ टूटकर उसका हाथ यहाँ आ गिरा। मैं तो कहूंगा इस हाथ ने ही रहीम को नई जिंदगी दी है। असंभव, आज के युग में ऐसा कदापि संभव नहीं है। मैं उस हाथ को देखना चाहता हूँ। आप वह हाथ बाद में भी देख सकते हैं अंकल। फिलहाल तो आप रहीम को अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करवाइए। ओह श्योर। तत्पश्चात कैप्टन जुबैर के आदेश पर दो सैनिक रहीम को गड्ढे से बाहर उठा लाए। तभी एक वैन वहां आकर रुकी। कैप्टन जुबैर ने राम रहीम को उसी वैन में अपने दो जवानों की निगरानी में अस्पताल रवाना कर दिया।
रात के करीब 2 बजे एक साया बड़ी तेजी से सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। वह साया कोई और नहीं, एल्ड्रेड ही था। थोड़ी देर बाद एल्ड्रेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेपनरी रिसर्च सेंटर की भव्य इमारत की गेट के सामने खड़ा था। गेट के दूसरी तरफ ड्यूटी पर चौकस खड़ा गार्ड अचानक गेट के सामने एक विशालकाय आकृति को देख चौंक उठा। वो कौन है वह? वो दूसरे पल गार्ड गरज उठा, हाल्ट वरना गोली मार दूंगा। परंतु गार्ड की चेतावनी का एल्ड्रेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खड़खड़ाक। एल्ड्रेड को गेट तोड़कर अंदर दाखिल होते देख गार्ड ने खतरे का अलार्म बजा दिया था। कुआ कू। साथ ही खतरा भांपकर एल्ड्रेड पर गोलियां भी बरसा दी। धाए धाए ठक ठक। लेकिन गोलियां एल्ड्रेड के शरीर से टकराते ऐसे पिघल जाती थी जैसे मोम की बनी हो। तभी ड्यूटी पर तैनात अन्य गार्ड्स भी शस्त्रों से लैस होकर वहां पहुंच गए। लेकिन इस बीच एल्ड्रेड अपने पहले गार्ड को अपने सशस्त्र पंजे की गिरफ्त में ले चुका था। ओह हा हा ओह। इससे पहले कि नए गार्ड्स फायरिंग शुरू करते, एल्ड्रेड ने पहले गार्ड को पूर्ण वेग से उछाल दिया। ठक। आह। फिर एल्ड्रेड आगे बढ़ा और उस केबल को उखाड़ दिया जिसका संबंध अलार्म से था। चिर। तत्पश्चात एल्ड्रेड जैसे गार्ड्स की तरफ पलटा, उस पर गोलियों की बौछार होने लगी। दाएं दाएं। परंतु वो गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने आगे बढ़कर एक गार्ड की राइफल नोजल से थाम ली और फिर इतनी जोर का झटका दिया कि वह गार्ड फुटबॉल की तरह हवा में तैरता नजर आया। आह। राइफल हाथ में आते उसने अन्य गार्ड्स को गोलियों का निशाना बना डाला। धाएं। आह। गार्ड्स का काम तमाम होते वह राइफल वहीं फेंक इमारत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। जल्दी वह उस कक्ष का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था जिसमें रखी मजबूत शेप में रेड फाइल रखी थी। खड़ाक। कमरे में दाखिल हुए एल्ड्रेड ने कमरे का निरीक्षण किया, फिर हिंसक हुंकार भरता हुआ शेफ के निकट पहुंच गया। दूसरे पल उसने शेफ की मजबूत मोटी चादर ऐसे फाड़ डाली जैसे वह लोहे की न हो गत्ते की हो। खट खट। फिर एल्ड्रेड ने टूटी शेप में रखी फाइलों में से लाल रंग की एक फाइल निकाली और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से लौट पड़ा। थोड़ी देर बाद वह इमारत के मुख्य गेट पर था। एल्ड्रेड द्वारा फेंका गया गार्ड इस वक्त लाइट पोल पर लटका आश्चर्य से उसे घूर रहा था। वो वह आदमी नहीं, कोई शैतान ही हो सकता है। गेट पार कर एल्ड्रेड नजरों से ओझल हो गया। एल्ड्रेड के ओझल होते ही गार्ड पोल से नीचे उतरा और गार्ड रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह अपने अफसर को वहां घटी घटना की सूचना दे रहा था। सर, मैं नहीं जानता वह यहाँ क्यों आया था। आप फौरन यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते कर्नल राघव और सेना के कई उच्च अधिकारी रक्षा मंत्रालय के वेपनरी रिसर्च सेंटर में पहुंच गए। रेड फाइल के चोरी होने तथा वहां घटी घटना की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद कर्नल राघव ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोले, ऑफिसर्स, रेड फाइल चुरा ले जाने वाले शैतान का जो विवरण हमें मिला है उससे तो यही जाहिर होता कि इस चोरी में अंतरिक्ष के उसी मानव का हाथ है जिसे पकड़ने में हम अभी तक नाकाम रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष के मानव को रेड फाइल चुराने की क्या जरूरत थी? यही नहीं, हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अंतरिक्ष के मानव को यह कैसे पता चला कि रेड फाइल यहाँ रखी है। अब कुछ भी हो, अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेड फाइल चोरी हो जाने के बाद हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भारी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमें अपने सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करनी होगी जिनका ब्यौरा रेड फाइल में दर्ज है। हम इस बात पर तुरंत अमल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। परंतु साथ ही साथ उस शैतान को पकड़ने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से टीवी, रेडियो और अखबारों में उस शैतान के हुलिये का विवरण दिया जाए ताकि आम आदमी भी उसे देखते ही पहचान ले। आपके विचार से हम सभी सहमत हैं। गुड, आप लोग इन हिदायतों पर तुरंत अमल शुरू कर दे। मैं आप लोगों से बराबर संबंध बनाए रखूंगा। दैट्स की। तभी विशेष फोन की घंटी बज उठी और कर्नल राघव को अपनी बात अधूरी छोड़ देनी पड़ी थी। कर्नल राघव ने रिसीवर उठाकर कान से लगा दिया। दूसरी तरफ से कैप्टन जुबैर की आवाज सुनाई दी। सर, मैं कैप्टन जुबैर बोल रहा हूँ, आपके लिए खास खबर है, बोलो। तब कैप्टन जुबैर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देता हुआ बोला, सर, मैं राम द्वारा बताए ठिकाने पर पहुंचा था पर वहां चंद लाशों के सिवा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा।
अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? कैप्टन तुम वापस आ जाओ और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। इतना कहने के साथ ही कर्नल राघव ने रिसीवर रख दिया और मीटिंग बर्खास्त कर कक्ष से बाहर निकल गए। उधर अस्पताल पहुंचते ही रहीम को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया था। तभी कर्नल राघव वहां आ पहुंचे। राम बेटे, रहीम अब कैसा है? कुछ कह नहीं सकता डैडी, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटे, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कैप्टन जुबैर की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। जुबैर अंकल ने आपको जो जानकारी दी है वह सही है डैडी, लेकिन कोई तुम्हें यहाँ आने से क्यों रोकना चाहेगा? ओ, इसका मतलब आप भी कुछ नहीं जानते। पर आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वे लोग कौन है और हमें यहाँ क्यों नहीं पहुंचने देना चाहते थे। अगर तुम यह समझ रहे हो कि अपराधी जिस खुफिया अड्डे की जानकारी तुमने कैप्टन जुबैर को दी थी वहां अपराधी के आदमी हमारे हाथ लग जाएंगे और हम उनसे अपराधी के बारे में जानकारी हासिल कर देंगे, तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वह अड्डा पूर्णतः तबाह हो चुका है और वहां कैप्टन जुबैर की को चंद लाशों के सिवा और कुछ भी नहीं मिला है। वो इसका मतलब पर अपराधी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। लेकिन समझ में नहीं आता कि उसे तुम लोगों से क्या खतरा है और उसे तुम लोगों के यहाँ आने की जानकारी कैसे मिल गई। कुछ खास लोगों के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि मैंने तुम लोगों को स्वाधीनता समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिर तो उन्हीं खास लोगों में से ही कोई गद्दार है। कर्नल राघव विरोध में कुछ कहना चाहते थे, तभी आपातकालीन कक्ष का द्वार खुल गया और दोनों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो गया। जो कुछ क्षणों बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आया, कर्नल राघव ने पूछा, रहीम कैसा है डॉक्टर? वह बिल्कुल ठीक है, मामूली खरोंचों के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई है। विश्वास नहीं आता कि वह भारी चट्टानों के नीचे दब गया था। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर वह भी बेहोश है। सदमे के कारण वह बेहोश हो गया है। 2-3 घंटे में वह स्वयं होश में आ जाएगा। खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर कर्नल राघव राम के साथ आगे बढ़ गए। तो आपातकालीन कक्ष में दाखिल होते कर्नल राघव और राम की नजर बेहोश पड़े रहीं पर जा टिकी। अचानक राम चौंकते हुए बोला, अरे वह हाथ कहाँ गया? कैसा हाथ? इससे पहले कि राम अपने पिता के प्रश्न का उत्तर देता, वहां खड़ा खड़ा डॉक्टर बोल उठा, वह एक लोहे का हाथ है। हमने उस हाथ को सुरक्षित उस बॉक्स में रखवा दिया है। आप लोग चाहे तो उसे ले जा सकते हैं। ओह! राम ने निश्चिंता की सांस ली। तब डॉक्टर ने अलमारी में रखा बॉक्स निकालकर कर्नल राघव को थमा दिया और नर्सों के साथ बाहर चला गया। उसके जाते कर्नल राघव ने ढक्कन खोलकर हाथ का निरीक्षण किया और फिर ढक्कन बंद कर जिज्ञासु स्वर में राम से प्रश्न किया, तुम किसी मूर्ति के हाथ को इतना महत्व क्यों दे रहे हो राम बेटे? इस हाथ को आप साधारण हाथ न समझे डैडी। मैं इस हाथ का एक बहुत बड़ा चमत्कार देख चुका हूँ। तत्पश्चात राम ने घटना स्थल पर हुई घटनाओं का ब्यौरा अपना पिता को दे दिया। राम की बात सुनकर न राघव मुस्कुराकर बोले, आश्चर्य है कि आज के युग में भी तुम ऐसी चमत्कारी बातों पर विश्वास करते हो। मैंने जो महसूस किया उसे मैं भला कैसे झुठला सकता हूँ डैडी। इस हाथ में कोई विशेषता अवश्य है। ठीक है, मैं इस हाथ को जांच के लिए प्रोफेसर ब्लैक के पास भिजवा दूंगा। तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। तत्पश्चात वे रहीम की ओर आकर्षित हो गए। रहीम अब भी बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद कर्नल राघव बोले, राम तुम रहीम के पास रुक जाओ। रहीम के होश में आने के बाद तुम इसे लेकर घर पहुंच जाना। मैंने कुछ आदमी अस्पताल के बाहर तुम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए हैं। वे तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है डैडी। पर मम्मी को भी हमारे यहाँ पहुंचने और हमारे साथ घटी घटनाओं के बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है, अभी तुम्हारी मम्मी को कुछ नया बताना ही उचित होगा। तत्पश्चात कर्नल राघव हाथ वाला बॉक्स उठाकर वहां से चले गए। करीब 1.5 घंटे बाद रहीम को होश आ गया। मैं कहा हूँ? तुम अस्पताल में और बिल्कुल ठीक हो। रहीम फौरन उठकर बैठता हुआ बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। मैं बच कैसे गया राम? जाको राकेश साहिया मार सके ना कोई। फिर राम ने रहीम के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा, अच्छा रहीम, यह बताओ कि वह हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया था? कौन सा हाथ? कैसा हाथ राम भैया? तब राम रहीम को लोहे के हाथ के बारे में बताता हुआ बोला, याद करने की कोशिश करो रहीम, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। शायद तुम्हें याद आ जाए कि वह लोहे का हाथ कर तुम्हारे हाथ में कब और कैसे पहुंचा था। मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा है राम भैया कि मैं गड्ढे में जा गिरा था और चट्टाने मेरे ऊपर आकर गिरने वाली थी
और मेरी चेतना डूबती जा रही थी। तभी एक धुंधला हाथ मुझे अपनी ओर तरफ बढ़ता नजर आया। मुझे लगा तुम मेरी मदद के लिए आ पहुंचे हो, अतः मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। राम। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, शायद मैं पूरी तरह बेहोश हो चुका था। ओह, मुझे अपने इस हाथ की उंगलियों में भी अभी भी दर्द महसूस। अरे ये अंगूठी। रेम की फैली हुई थैली पर पड़ी अंगूठी को देख राम चौंक उठा। रेम राम की हैरानी की वजह न समझ सका और वह बोला, मैं नहीं जानता यह अंगूठी मेरे हाथ में कब और कैसे आ गई। यह अंगूठी उस लोहे के हाथ की उंगली में थी रेम, जिसे तुमने थाम रखा था। मैंने उसकी उंगली से अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सफल न उसका था। ओह। राम सोच में पड़ गया। यह अंगूठी अचानक उस हाथ से निकलकर रहीम के हाथ में कैसे आ गई। तभी रहीम राम की सोचों को भंग करता हुआ बोला, इस अंगूठी का क्या करे राम, फिलहाल तुम इसे अपनी उंगली में पहन लो। रहीम ने वैसा किया। अंगूठी पहनते हुए अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगा। वह बिस्तर से उतरते हुए बोला, चलो चलो राम, हम यहाँ से चले, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, आओ चले। तत्पश्चात वे दोनों कक्ष से बाहर निकल गए। राम रहीम ने अचानक घर पहुंचकर राधा देवी को अचंभित जरूर कर दिया, परंतु राधा देवी को हैरानी उनके आने की खुशी के आवेग में दब गई। राधा देवी ने उन्हें सीने से लगा लिया। सारा दिन हर्षोल्लास में गुजर गया। श्याम को कर्नल राघव भी घर पहुंच गए। श्याम की चाय सामने एक साथ बैठकर पी, परंतु हास परिहास के माहौल में भी कर्नल राघव का चेहरा अक्सर गंभीर हो जा उठता था। यह बात राम की पैनी नजरों से छुपी न रह सकी। एक आखिर राम पूछ बैठा, डैडी क्या बात, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही, नन्हे मुन्ने बच्चों। लेकिन कर्नल राघव की बात काटते हुए राधा देवी बीच में ही बोल उठी, जब से हम यहाँ आए हैं मैंने तुम्हारे डैडी के चेहरे पर परेशानी देखी है। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गए हैं। तभी टीवी का प्रसारण रुक गया और अनाउंसर का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। अब एक आवश्यक सूचना। सभी का ध्यान टीवी की तरफ आकर्षित हो गया था। सूचना मिले कि सुरक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण रेड फाइल को अंतरिक्ष के एक मानव ने चुरा लिया है। उसका हुलिया विवरण इस प्रकार है। अंतरिक्ष के मानव का हुलिया विवरण बताने के बाद अनाउंसर आगे बोली, अगर किसी को ऐसा मानव कहीं नजर आए तो तुरंत निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को सूचित करें। सूचना खत्म हुई। सूचना खत्म होती राम रिमोट यंत्र की मदद से टीवी ऑफ करते हुए कर्नल राघव से बोला, अब समझ में आया आप इतने परेशान क्यों हैं। आखिर आपने यह बात अब तक हमें क्यों नहीं बताई। क्या बताऊं बेटे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए तो सही अंकल, हो सकता हम आपकी परेशानी हल करने में आपकी कुछ मदद कर सकें। ठीक है, तुम लोग जानना चाहते हो तो सुनो। तत्पश्चात कर्नल राघव राम रहीम को अंतरिक्ष के मानव और तब तक सारी घटी घटना के बारे में विस्तार से बताने लगे। कर्नल राघव को सारी बात सुनने के बाद राम सोच में डूब गया। अंतरिक्ष के मानव का जो हुलिया बताया गया है उसके मुताबिक उसका दाहिना हाथ कोहनी से नदारद है। उसका दाहिना हाथ कटा हुआ क्यों है। फिर अचानक एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंध गया। कहीं वह लोहे का हाथ अंतरिक्ष के मानव का हाथ तो नहीं है। इस विचार के दिमाग में आते राम चौंक उठा। वह बोला, डैडी, अंतरिक्ष के मानव तक पहुंचने के लिए उस लोहे के हाथ के रहस्य का पता लगाना जरूरी है, लेकिन उस हाथ का अंतरिक्ष के मानव से क्या संबंध हो सकता है। संबंध है डैडी, आप यह क्या भूल रहे हैं कि कथित अंतरिक्ष के मानव का दाहिना हाथ कोहनी से कटा हुआ है और वह हाथ जो हमें मिला वह कोहनी से नीचे का हाथ का हिस्सा है। ओह, वह लोहे का हाथ अब कहाँ डैडी। वह हाथ तो मैंने प्रोफेसर ब्लैक के पास जांच के लिए भेज दिया था। यह प्रोफेसर ब्लैक कौन अंकल। प्रोफेसर ब्लैक इस देश का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। वह पहले विदेशी संस्था टिंगटोरा के लिए काम करता था, परंतु देश की आजादी के बाद उसने टिंगटोरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वह देश की साइंटिफिक रिसर्च लैब का चीफ है। यूं तो वह टिंगटोरा के लिए पहले कई आविष्कार कर चुका है, परंतु वह उनके लिए एक और आविष्कार कर रहा था, मिनी रोबोट का आविष्कार। राम चौकर बोला, मिनी रोबोट। हाँ, पर मिनी रोबोट तैयार करने का वह काम उसने अधूरा छोड़ दिया था और इस देश के लिए उसने जो महत्वपूर्ण आविष्कार किया वह परमाणु विध्वंसक गन है। उस गन की मदद से हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उस गन को कहाँ रखा गया है। उस गन की उपस्थिति को गुप्त रखा गया है बेटे। कैरेट फाइल में उस गन के ठिकाने का पता भी लिखा हुआ है। हाँ,
लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे डर है कि कहीं वह शैतान अब उस गन को चुराने की कोशिश न करे। उस गन की सुरक्षा के प्रबंधों को और मजबूत कर दिया गया है। फिर भी उस गन की सुरक्षा के प्रति आपकी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए डैडी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं प्रोफेसर ब्लैक से मिलना चाहता हूँ। अभी राम की बात खत्म ही हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। कर्नल राघव रिसीवर उठाकर कान से सटाते हुए माउथपीस पर बोले, कर्नल राघव स्पीकिंग। कर्नल, मैं प्रोफेसर ब्लैक बोल रहा हूँ। फिर प्रोफेसर ब्लैक ने उनसे जो कुछ कहा उसे कर्नल राघव चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद कर्नल राघव ने रिसीवर कैडिल पर रख दिया। उनके चेहरे पर लहरा रही निराशा को भांप राम बोला, कौन था डैडी? प्रोफेसर ब्लैक। क्या कहा उसने अंकल? क्या लोहे के हाथ के रहस्य का पता चल गया है? नहीं। प्रोफेसर ब्लैक जांच का काम कर ही रहे थे कि वह शैतान वहां पहुंच गया और उन्हें घायल कर लोहे का हाथ लेकर चंपत हो गया। मुझे प्रोफेसर ब्लैक के बयान की सच्चाई पर शक है डैडी। अब तो मुझे यह भी विश्वास होने लगा कि प्रोफेसर ब्लैक का इस देश में रचे जा रहे षड्यंत्र में पूरा पूरा हाथ है। उसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर ब्लैक जैसा आदमी अपने देश से गद्दारी क्यों करेगा? उसका अंतरिक्ष के मानव से क्या संबंध हो सकता है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रोफेसर ये हमारे संदेह का केंद्र है, अतः हमें उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना एक खास आदमी उसकी निगरानी पर तैनात कर देता हूँ, लेकिन प्रोफेसर को इसकी भनक नहीं होनी चाहिए। राम को आश्वासन देकर कर्नल राघव भी उसी समय अपनी कोठी से निकल पड़े। उसी रात टिंगटोरा के भूमिगत लैब में प्रोफेसर ब्लैक चीफ डीन से कह रहा था, मिस्टर डीन, मैंने इस गुलाम की पंक्ता दूर कर दी है। इसका कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ दिया है। अब इसकी ताकत 100 गुना अधिक हो गई है। बहुत खूब प्रोफेसर, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं है। अपनी तारीफ सुन प्रोफेसर खुश होता हुआ बोला, अब कर्नल राघव चाहे पूरी ताकत लगा ले, वह एटॉमिक डिस्ट्रक्टिव गन को आपके हाथों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। नहीं प्रोफेसर, उस गन को पाने से पहले कर्नल और राम रहीम को खत्म करना बहुत जरूरी है। उन्हें तुम्हारी वफादारी पर शक हो गया है। उन्हें बताई हुई तुम्हारी कहानी तुम्हारे झूठ पर पर्दा नहीं डाल सकी, इसलिए उन पर कफन डाल देना बहुत जरूरी हो गया है। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई मिस्टर डीन। वह बेवकूफ हिंदुस्तानी मुझ पर बहुत भरोसा करता है। यह तुम्हारी भूल है प्रोफेसर, तुम नहीं जानते। तुम पर नजर रखी जा रही है। क्या? कर्नल का एक आदमी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। लार्गो ने उसे पकड़ लिया। वह हमारी कैद में है। ओह, फिर तो उन्हें ठिकाने लगाने का काम आज रात ही पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, शुभ काम में देरी करना अक्लमंदी नहीं कहलाती। आप निश्चिंत रहिए मिस्टर डीन, आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। प्रोफेसर हिंसक जानवर के समान गुर्राया। उसकी आंखों में भयानक चमक लहरा उठी। रात आधी से अधिक गुजर चुकी थी। राम रहीम गहरी नींद सो रहे थे। अचानक आहट पार राम की आंख खुल गई। वह उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। वहां तो कोई नहीं है। तभी इमारत के मुख्य द्वार पर हुए एक शक्तिशाली प्रहार ने राम को चौंकाया। वह दौड़ता हुआ नीचे हॉल में जा पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो कुछ देखा वह उसके लिए दूसरेपन से कम नहीं था। तुम राम हो ना, मेरे आका के दुश्मनों में से एक? ओ, यह तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष का वही मानव है जिसकी डैडी को तलाश थी। कहने के साथ ही एल्ड्रेड तेजी से आगे बढ़ा। दूसरे पल उसका हाथ बिजली की तेजी से राम को दबोचने के लिए लपका, लेकिन राम फुर्ती से नीचे झुक गया। ओह! फिर इससे पहले कि एल्ड्रेड का हाथ नीचे आता, राम उछलकर उसकी पहुंच से दूर हट गया। उसकी इस हरकत से क्रुद्ध होकर एल्ड्रेड गुर्राया, मौत से भागने की कोशिश मत करो मिस्टर राम। तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। यह तो तुम्हारी मानता मिस्टर दानव, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। कहने के साथ ही राम ने उछाल भरते हुए एल्ड्रेड के सीने पर दुलत्ती जमा दी। एल्ड्रेड परंतु जितने वेग से राम ने एल्ड्रेड के सीने पर ठोकर मारी थी, उससे दुगने वेग से राम छिटक कर दूर जा गिरा। ओह हा हा हा! मुझे पहले ही बता दिया गया है कि तुम और तुम्हारा साथी रहीम दोनों बहुत चालाक और खतरनाक है। मुझ पर काबू पाने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। मुझे पर काबू पाना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम अपनी जान क्यों लेना चाहते हो? तुम हमारी जान क्यों लेना चाहते हो? हमने तुम्हारे आका का क्या बिगाड़ा है? यह मैं नहीं जानता। मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं, अतः मरने के लिए तैयार हो जाओ।
दूसरे पल एल्ड्रेड भयानक गति से राम की तरफ लपका। राम ने अपने बचाव के लिए छलांग लगा दी, लेकिन एल्ड्रेड के बड़े हुए हाथ से टकरा गया। खट आ और फर्श पर एल्ड्रेड के पैरों के पास आ गिरा। हा 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 ओह। हंसते हुए एल्ड्रेड ने राम को कुचल देने के लिए पैर ऊपर उठाया ही था कि कर्नल राघव वहां पहुंच गए। राम को मौत के करीब देख उन्होंने एल्ड्रेड पर अपने रिवॉल्वर से फायर कर दिया। धाएं ठक, लेकिन गोली का एल्ड्रेड पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। वह कर्नल राघव को घूर कर बोला, तुम भी आ गए कर्नल राघव, राम के बाद अब तुम्हारी ही बारी है। कहने के साथ ही एल्ड्रेड ने पैर नीचे दे मारा, पर राम एल्ड्रेड का ध्यान हटते ही अपनी जगह से हट चुका था। धम। अपना प्रयास खाली जाते देख एल्ड्रेड बुरी तरह झुंझला उठा था। फिर इससे पहले कि राम उसकी पहुंच से दूर होता, उसने राम को गर्दन से थामकर हवा में उठा लिया। तेरा अंत आ गया राम, हा हा हा। तभी राधा देवी और रहीम भी वहां आ पहुंचे। राम का जीवन खतरे में देख राधा देवी चीख उठी, नहीं, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। एल्ड्रेड के शब्द सुन राधा देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन इससे पहले कि वह लहरा कर गिर पड़ती, कर्नल राघव ने उसे बाहों में थाम लिया। राधा होश में, अब राधा। ठीक उसी पर रहीम आगे बढ़ता हुआ गरजा, ठहर जा शैतान, तू मेरे भाई की जान नहीं ले सकता। तभी अचानक रहीम के उठे हुए हाथ की उंगली में फंसी अंगूठी से नीली किरण निकली और एल्ड्रेड के शरीर से जा टकराई। मैं कहता हूँ राम को छोड़ दो। ओह। रहीम के शब्दों का एल्ड्रेड पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत राम को अपने गिरफ्त से मुक्त कर दिया। धप आह। फिर न जाने क्या हुआ कि एल्ड्रेड मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो उसे क्या हुआ, वह भाग क्यों रहा है? यह तुम्हारी अंगूठी का कमाल है रहीम, यही मौका में उसका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। तभी कर्नल बोले, ठहरो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं डैडी, आप यहीं रुके और मम्मी का ख्याल रखिए। इतना कह राम रहीम के साथ वहां से चल दिया। थोड़ी देर बाद एल्ड्रेड का पीछा कर रहे थे। एल्ड्रेड टिंगटोरा का गेट पार करता हुआ गुंबदनुमा इमारत में दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते इमारत का द्वार स्वचालित ढंग से बंद हो गया। तब राम रेमी से बोला, अब इसमें कोई शक नहीं कि टिंगटोरा की यह इमारत ही अपराधियों का मुख्य अड्डा है और अंतरिक्ष का मानव उनका गुलाम बना हुआ है। अब हम क्या करें? तुम यही ठहरो, मैं डैडी को जाकर सारी बात बताता हूँ। जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम अंकल को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पहुंचने की कोशिश करना। रहीम को जल्दी लौटने का आश्वासन दे राम वहां से लौट पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद राम कर्नल राघव को अपनी रिपोर्ट देता हुआ बोला, टिंगटोरा अपराधियों का अड्डा डैडी, उनसे निपटने के लिए मैं पूरी तैयारी और सैन्य शक्ति के साथ वहां पहुंचना होगा। ठीक है, मैं अभी सारे प्रबंध किए देता हूँ। करीब 1 घंटे बाद सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी आवश्यक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर कर्नल राघव और कैप्टन जुबैर के नेतृत्व में टिंगटोरा की ओर बढ़ी चली जा रही थी। भोर का उजाला फैलने से पहले टिंगटोरा की इमारत को सेना के जवानों ने चारों ओर से घेर लिया था। कर्नल राघव एक बहुत बड़ा सैन्य दल लेकर इमारत के गेट से होकर अंदर पहुंच गए। राम और कैप्टन जुबैर भी उनके साथ थे। इमारत के मुख्य द्वार से 400 मीटर पहले कर्नल ने जवानों को रुकने का आदेश दिया और फिर राम को संबोधित करते हुए बोले, राम बेटे, रहीम यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं रहीम को यहीं छोड़कर गया था डैडी। तो फिर रहीम कहाँ चला गया? उसे तो अब तक हमारे पास चले आना चाहिए था। उस पर लंकारी दानों से निपटने के लिए हमें रहीम की मदद की जरूरत पड़ सकती है बेटे। कर्नल राघव, कहीं रहीम? तभी वातावरण में गूंजती आवाज सुन वे चौंक उठे। दूसरे पल उनकी निगाह आवाज वाली दिशा में घूम गई। आवाज टिंगटोरा के मुख्य द्वार के ऊपर लगे स्पीकर से उभर रही थी। कर्नल राघव, मैं टिंगटोरा का चीफ तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी सेना के साथ वापस लौट जाओ, वरना हम परमाणु मिसाइल छोड़कर इस देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे। हमारी चेतावनी को कम करके आंकने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। मिस्टर डीन, तुम्हारा भेद खुल चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में कि अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुमने ऐसा न किया तो मेरे जवान हमला बोल देंगे। तुम हम पर हमला नहीं कर सकते कर्नल, क्योंकि तुम्हारा चहेता रहीम और सिपाही जैकब हमारी कैद में है। अगर हम मरे तो रहीम और जैकब की लाशें भी हमारे साथ ही दफन हो जाएंगी। हा हा हा। ओह। चीफ डीन की चेतावनी सुन कर्नल राघव की जुबान को लकवा मार गया।
चीफ डीन की आवाज खामोश हो चुकी थी। तभी राम बोला, डैडी हम हमला करने की बजाय इमारत में दाखिल होने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। इस इमारत में दाखिल होने का एक ही रास्ता है और वह एकमात्र द्वार जिसे खोलना या तोड़ना असंभव है। साथ ही मुझे विश्वास है कि डीन ने जो कुछ कहा है उसे करने में वह हिचकिचाएगा नहीं। अतः हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। वो 2 जानों के बदले मैं इस पूरे देश को तबाही की आग में नहीं झोंक सकता। इतना कह कर्नल राघव ने कैप्टन जुबेर को डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक गन लाने का आदेश दे दिया। उधर भूमिगत परमाणु संयंत्र में चीफ डीन प्रोफेसर ब्लैक से कह रहा था, प्रोफेसर अब वक्त आ गया है, मैं परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं जानता हूँ कर्नल हमारी धमकी के सामने झुकेगा नहीं। 15 मिनट बाद वह अपनी कार्रवाई आरंभ कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मिस्टर डीन, परमाणु युद्ध आरंभ करने का मतलब होगा इस देश के करोड़ों निवासियों के जीवन का अंत। परिणाम कुछ भी हो प्रोफेसर, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बचाने और इस देश पर फिर से कब्जा करने के लिए यह जरूरी है कि हमारी तरफ से हमले की पहल हो जाए। तुम काउंटडाउन की प्रक्रिया आरंभ कर दो। हमारे पास 600 सेकंड अर्थात 10 मिनट का समय है। नहीं मिस्टर डीन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने स्वार्थ की खातिर मैं करोड़ों जान नहीं ले सकता। यह मेरा देश है, इसे तबाह होते भला मैं कैसे देख सकता हूँ। यह मत भूलो कि तुम बिक चुके हो। तुम हमारी बात न मानकर तुम विश्व के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दौलत, मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। नहीं प्रोफेसर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा साथ अब तुम मरकर ही छोड़ सकते हो। लार्गो ने लपककर प्रोफेसर की गर्दन अपनी बाहों में दबोच ली। गूं, खत्म कर दो इस गद्दार को। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। यह हुई ना बात। लार्गो, प्रोफेसर को छोड़ दो। लार्गो ने प्रोफेसर को छोड़ दिया तो वह कंप्यूटर बोर्ड की ओर चल पड़ा। उधर भूमिगत लैब के कक्ष में रहीम और जैकब बंदरों में जकड़े बेबस पड़े थे। अचानक रहीम बोला, मिस्टर जैकब, आपका क्या ख्याल है? यह शैतान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? हम उनसे अच्छे सलूक की उम्मीद कदापि नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमें अभी तक जिंदा रखा है तो इसकी कोई खास वजह जरूर होगी। दैट्स द पॉइंट। अब हमें यहाँ चुपचाप पड़े मौत का इंतजार नहीं करने की बजाय कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले हमें आज़ाद होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें इतनी मजबूती से बांधा गया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब रहीम फर्श पर खिसकता हुआ जैकब के पीछे पहुंच गया और पीठ से पीठ मिलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करता हूँ। वो वंडरफुल आइडिया। तत्पश्चात रहीम की उंगलियां अपने प्रयास में जुट गई। थोड़ी देर बाद जैकब के हाथ मुक्त हो चुके थे। हाथ मुक्त होते जैकब ने पहले अपने आप को बंधन मुक्त किया, फिर रहीम को भी बंधनों से आजाद कर दिया। अब चलकर देखते हैं वे शैतान क्या कर रहे हैं। इतना कह रहीम आगे बढ़ा और द्वार पर लगे कीबोर्ड का नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा। जल्दी उसे सफलता मिल गई। द्वार खुलते ही वे दोनों बाहर निकल आए और अनुमान के आधार पर एक और बढ़ने लगे। उधर डिजिटल क्लॉक पर गिनती का क्रम होते होते 200 पर पहुंच गया था, अर्थात परमाणु मिसाइल का हमला शुरू होने में सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड का समय शेष रह गया था। तभी एक नीली किरण लपलपाती हुई यंत्र से टकराई और घटती गिनती का क्रम 200 पर आकर स्थिर हो गया। डीन सहित सभी चौंक पड़े। तभी रहीम और जैकब उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें आजाद देख डीन की भवें तन गई। ओ तुम लोगों का खेल अब खत्म हो चुका शैतानों। खेल तो तुम लोगों का खत्म होने वाला मूर्खों। अब इन लोगों को जिंदा रखने का कोई लाभ नहीं है, खत्म कर दो इनको। लेकिन इससे पहले कि लार्गो चीफ डॉन डीन के आदेश का पालन करता, अचानक प्रोफेसर ब्लैक ने लार्गो पर छलांग लगा दी। लार्गो ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः चोट खा गया। तुम उनकी जान नहीं ले सकते लार्गो। लेकिन जल्दी लार्गो संभल गया। गद्दार, तू अब नहीं बचेगा। नहीं। ठीक तभी रहीम के हाथ की अंगूठी से नीली किरण निकली वो लार्गो के शरीर से जा टकराई। आह! लार्गो छिटक कर दूर जा गिरा और गिरते दम तोड़ बैठा। चीफ डीन खतरा भापते रहीम पर टूट पड़ा। रहीम को बचाव का मौका नहीं मिला। आह! फिर डीन ने रहीम को संभलने का मौका नहीं दिया। अब तू नहीं बचेगा। रहीम की जान खतरे में देख जैकब लार्गो का रिवॉल्वर उठाकर डीन पर तानते हुए गरजा, रहीम को छोड़ दो मिस्टर डीन,
वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओह। सिर पर मंडराती मौत को देख डीन के हौसले पस्त हो गए। वह रहीम को छोड़कर अलग हट गया। डीन अब भी जैकब के रिवॉल्वर के निशाने पर था। वह प्रोफेसर से बोला, प्रोफेसर आप हमें इस इमारत से बाहर ले चलिए। विश्वास रखिए हम कर्नल अंकल से कहकर आपकी सजा कम कराने की कोशिश करेंगे। बेटे मर तो मैं बहुत पहले ही चुका था। आज जब मेरी आंखें खुली है तो मुझे अपना फर्ज बिना किसी स्वार्थ के निभाने दो। तत्पश्चात प्रोफेसर उनका मार्गदर्शन करने लगा। उधर कैप्टन जुबेर डिस्ट्रैक्टिव एटॉमिक गन लेकर पहुंच चुका था। गन का रुख तुरंत इमारत के द्वार की तरफ कर दिया गया। कर्नल राघव अपनी डिस्ट वॉच पर नजर गड़ाए बड़ी बेचैनी में खड़े थे। राम का दिल धड़क उठा। वह मन ही मन भगवान से रहीम की जिंदगी की भीख मांग रहा था। भगवान कोई चमत्कार कर रहीम को बचा लो। उसने तो हमेशा मानवता की सेवा की है, अगर उसे कुछ हो गया तो। तभी इमारत का द्वार खुलने लगा। द्वार खुलते देख कैप्टन जुबेर चीख उठा, सर दरवाजा खुल रहा है सर। कैप्टन जुबेर के शब्द सुन सबका ध्यान इमारत के द्वार की तरफ आकर्षित हो गया। रहीम और जैकब को प्रोफेसर और डीन के साथ बाहर आते देख राम खुशी से चीख उठा, वो मारा, मुझे विश्वास था कि भगवान जरूर कोई चमत्कार दिखाएगा। वह इतना कठोर नहीं हो सकता। भगवान ने मेरी सुन ली। ओ, हमारा मकसद पूरा हो गया सर। अब गन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कैप्टन। तत्पश्चात के प्रोफेसर और डीन को हिरासत में ले लिया गया। तब रहीम कर्नल से बोला, अंकल प्रोफेसर अंकल गुमराह जरूर हो गए थे, लेकिन आज उनका दिल आज भी साफ है। प्रोफेसर अंकल की मदद से हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाए हैं। मैं तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ गया हूँ रहीम बेटे। मैं जनरल तक तुम्हारा संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। अभी कर्नल चुप ही हुए थे कि तभी भयानक गर्जना करते हुए अंतरिक्ष का मानव इमारत से बाहर निकल आया। तुम सब मारे जाओगे। तुम जैसे तुच्छ इंसानों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने हित के लिए अपनी ही जाति का विनाश करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हो। ओह, मैं कस्तारिका के सम्राट लुकासो का तुच्छ सेवक एल्ड्रेड पृथ्वी पर विजय हासिल करने आया हूँ। मुझे अपने सम्राट के आदेश का पालन करना है। सम्राट लुकासो पृथ्वी पर हमारी एक नई दुनिया बसाएगा। तब धन दौलत और स्वार्थ के लिए होने वाली लड़ाइयाँ नहीं होंगी। हमारे ग्रह की तरह पृथ्वी पर भी हमेशा के लिए शांति स्थापित हो जाएगी। एल्ड्रेड तुम पृथ्वी को जीतने का ख्याल छोड़ दो और अपने ग्रह को लौट जाओ, वरना तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम विज्ञान और तकनीक में तुम इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली हैं। कहने साथी एल्ड्रेड आगे बढ़ा। एल्ड्रेड को निकट आते देख राम रहीम से बोला, रहीम तुम्हारी चमत्कारी अंगूठी इस प्रलयंकारी दानों को रोक सकती है, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है। कहने के साथ ही रहीम ने अपना हाथ एल्ड्रेड की तरफ उठा दिया, लेकिन दूसरे पल वह चौंक उठा और हाथ वापस खींचते हुए बोला, राम वह अंगूठी तो मेरे हाथ में नहीं है। अंगूठी कहाँ गई रहीम? शायद हाथापाई के बीच कहीं गिर गई है। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। तभी एल्ड्रेड गुर्राया, वह अंगूठी अब मेरे पास है। अपनी ऊर्जा ईंधन मिलते ही मुझे प्रोफेसर की कैद से आजादी मिल गई है। अब मैं आजाद हूँ। ओह, तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। ठीक उसी समय कर्नल राघव ने कैप्टन जुबेर को गन चलाने का आदेश दे दिया। कैप्टन ने तुरंत गन का रुख एल्ड्रेड की तरफ कर बटन दबा दिया। बटन दबते एक प्रकाश की कई किरणें एल्ड्रेड के शरीर से जा टकराई। चट चट। लेकिन गन से निकलने वाली परमाणु किरणें एल्ड्रेड के शरीर से टकराते ही लोप हो गई। दूसरे पल सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एल्ड्रेड का शरीर विराट रूप धारण करता जा रहा था। कर्नल ने फिर फायर का हुक्म दिया, परंतु इससे पहले कि जुबेर की उंगली बटन पर टिकती प्रोफेसर ब्लैक चीख उठा, नहीं, बटन मत दबाना। परमाणु शक्ति इसका विनाश करने के बजाय इसमें यथाशक्ति का विकास करती चली जाएगी। परमाणु शक्ति तो इस दानव को का भोजन है कैप्टन जुबेर। ओह, कैप्टन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्रोफेसर की बात सुनकर कर्नल राघव ने पूछा, प्रोफेसर तब हम इस प्रलयंकारी दानों से कैसे निपटा जाए? सिर्फ एक रास्ता है। प्रोफेसर का वाक्य पूरा होने से पहले चीफ डीन गिरज उठा, नहीं प्रोफेसर, तुम कुछ नहीं बताओगे। दूसरे पल उसने निकट खड़े सैनिक का रिवॉल्वर हथियाकर प्रोफेसर पर गोली चला दी। ओह, दाएं। लेकिन इससे पहले कि वह प्रोफेसर पर दोबारा फायर करता, कर्नल राघव ने बिजली की तेजी से अपना रिवॉल्वर निकालकर डीन पर गोलियां बरसा दी। दाएं दाएं। आह। डीन ने जमीन पर गिरते दम तोड़ दिया।
इस बीच राम रहीम प्रोफेसर ब्लैक के निकट पहुंच चुके थे। अंकल, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको अवश्य बचा लेंगे। मेरी चिंता छोड़ो बच्चों, मुझे मेरे लिए किए का दंड मिल गया है, पर दम तोड़ने से पहले मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह दानव केवल धातु भक्षक जीवाणु युक्त रसायन की मदद से ही मारा जा सकता है। वो लेकिन वह रसायन इसी इमारत के भूमिगत लैब में एक हरे रंग के जार में सुरक्षित रखा है। कहने के साथ ही प्रोफेसर की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। राम को समझते देर न लगी कि प्रोफेसर मर चुका है, अतः वह कर्नल राघव को एल्ड्रेड के खतरे से सतर्क करते हुए बोला, डैडी, से पहले कि वह दानव संहार पर उतर आए, आप सेना को पीछे हटने का हुक्म दे और फायरिंग करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए जंगल की ओर ले जाए। यही एक तरीका है शहर और हजारों जानों को तबाह होने से बचाने का। मैं समझ गया, लेकिन तुम? मैं रास्ता साफ होते इमारत में दाखिल हो जाऊंगा और रसायन लेकर जल्द से जल्द जंगल में पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं नहीं पहुंचता आपको उस दानव को जारी रखना है, ठीक है? तत्पश्चात कर्नल राघव ने सेना के जवानों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। जवानों के वहां से हटते कर्नल राघव अपनी टोली के साथ पीछे हटते हुए एल्ड्रेड पर गोलियां बरसाने लगे। एल्ड्रेड जो 20 फुट के आकार का हो चुका था, गोले की बौछार से क्रुद्ध हो कर्नल राघव की ओर बढ़ने लगा। एल्ड्रेड, धोएं धोएं। इधर मौका पर राम इमारत के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी वह इमारत में दाखिल हो भूमिगत लैब में पहुंच गया। रसायन से भरा जार ढूंढने में उसे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। जार को एक टेबल क्लॉथ में लपेट राम ने अपनी पीठ से बांध लिया और वापस लौट पड़ा। उधर एल्ड्रेड अपने रास्ते में आने वाली दीवार को तोड़ता हुआ भयानक नरसंहार करता हुआ ओह ओह हाय वृक्षों को जड़ से उखाड़कर तोड़ता हुआ कर्नल राघव और उसकी टोली के पीछे बढ़ा चला जा रहा था। कड़कड़ कड़ाक। इधर राम एक ताड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ा एल्ड्रेड के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे एल्ड्रेड उसे नजर आया, राम ने गोली चलाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धाएं चट। ओह, तो तू वहां छुपा बैठा है लड़के। फिर एल्ड्रेड कर्नल राघव और उसकी टोली का पीछा छोड़ उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जिस पर राम चढ़ा हुआ था। एल्ड्रेड को अपनी ओर आता देख राम की आंखें चमक उठी। उसने टेबल क्लॉथ में लिपटा जार निकालकर दोनों हाथों में थाम लिया। फिर जैसे एल्ड्रेड निकट पहुंचा, राम ने जार एल्ड्रेड के सिर पर दे मारा। तड़ाक। अब आएगा मजा। एल्ड्रेड ने राम को मसल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हाथ की जद में आने से पहले राम उस स्थान को पार कर चुका था। परिणाम स्वरूप एल्ड्रेड का हाथ पेड़ से जा टकराया और पेड़ का ऊपरी भाग तने से अलग होकर हवा में उड़ता नजर आया। यह दृश्य देख राम का दिल कांप उठा। वो लगता रसायन का भी इस पर कोई असर नहीं हो पाया है, अब क्या होगा? लेकिन फिर एल्ड्रेड के शरीर में कोई हलचल न होते देख राम की आंखें चमक उठी। कुछ क्षणों बाद एल्ड्रेड के शरीर का ऊपरी भाग लकड़ी के बुरादे की तरह हवा में बिखरने लगा। वो इसका मतलब रसायन का असर शुरू हो चुका है। फिर देखते देखते प्रलयंकारी दानव एल्ड्रेड का अस्तित्व हवा में उड़कर ऐसे गायब हो गया जिससे वहां कोई था ही नहीं। राम स्तब्ध सा खड़ा था कि कर्नल राघव ने उसे जैसे सोते से जगाया। राम बेटे, प्रलयंकारी दानव का अंत हो चुका है। ओह हाँ राम भैया, अब न इस देश को खतरा है, न इस पृथ्वी को, और न ही मानव जाति को। राम ने ठंडी आह भरते हुए रहीम को अपनी भाव में भर लिया। थैंक गॉड, मुबारक हो, हम जीत गए राम। इस तरह प्रलयंकार दानव का अंत हो गया और पृथ्वी पर मंडरा रहा खतरा राम रहीम की हिम्मत और बहादुरी के कारण एक बार फिर टल गया। दूसरे दिन के अखबार राम रहीम और कर्नल राघव की प्रशंसा से भरे पड़े थे। ग्रीनलैंड के स्वाधीनता समारोह के अवसर पर राम रहीम का विशेष अतिथि के रूप में आदर सत्कार किया गया। कर्नल राघव और राधा देव की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। कुछ दिन ग्रीनलैंड में आनंद पूर्वक बिताने के बाद राम रहीम विमान द्वारा स्वदेश वापसी के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।